प्यारे साथियों, कैसे हो? महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जिसको इंडिया में लाखों लोग फेस करते हैं। अर्थात वो इंग्लिश को समझ तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश राइटिंग अर्थात अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, वो कुल 3 टिप्स के माध्यम से बताऊंगा। और जो लर्नर, जो व्यूवर, जो सीखना चाहता है, वो अगर 3 टिप्स को फॉलो करे कम से कम 3 महीने, अधिकतम 6 मंथ, तो निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो धड़ल्ले से इंग्लिश में कुछ भी लिख सकता है। बस थोड़ा पेशेंस रखना, वीडियो को पूरा देखना। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसकी इंस्पिरेशन कहां से आई। कल की बात है, एक स्टूडेंट जिसका नाम करण कुमार, एमपी का रहने वाला, प्रेजेंट में दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो कल वो परेशान था, मतलब उसको ये चीज सीखनी थी। तो उसने मुझसे कांटेक्ट करने की 5-6 घंटे कोशिश की। आपको पता है कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सबसे मैं बात नहीं कर सकता, तो बीच में बैरियर है। एक टेक्निकल टीम है, मतलब हमारे ऑफिस वाले, वो फोन कॉल्स लेते हैं, मैसेज वगैरह देखते हैं। तो उसने 5-6 घंटे कोशिश की, तो वो भी समझ गए कि बहुत परेशान है, तो उन्होंने उसका कॉन्टैक्ट मुझसे करवा दिया। तो उसने कॉल पर मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। उसकी प्रॉब्लम यह है कि 12th क्लास में वो सीबीएसई का स्टूडेंट था। उसके अदर सब्जेक्ट में उसने अपनी मार्कशीट भी फॉरवर्ड की थी व्हाट्सएप पे, मैंने खुद ने देखी। 95, 96, 94 मार्क्स थे और इंग्लिश में 45, केवल 45 नंबर। और फिर बाद में उसने डीयू में एडमिशन ले लिया। अब डीयू में जाकर भी इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश राइटिंग उसका अच्छा नहीं था, तो वहां भी उसके मार्क्स कम आए। और प्रेजेंट में वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका मीडियम इंग्लिश है, मतलब बहुत परेशान था। तो मैंने उसको कुछ सजेशन दिए, मतलब यही 3 बातें उसको बताई। वो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन उसके बाद पता है वो क्या बोला? मतलब उसकी आवाज में एक दर्द था, वो वास्तव में परेशान था। वो कह रहा था कि सर, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, घर वाले इतना खर्चा कर रहे हैं और मुझे पता है कि इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब वास्तव में दुखी था। तो 3 टिप्स तो मैंने बता दिए। फिर कह रहा है कि सर प्लीज इन 3 टिप्स पे एक वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा यार, ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि इंग्लिश कैसे लिखें, क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे। नहीं सर प्लीज, मैं भूल जाऊंगा, मतलब कुछ भी है, आप एक वीडियो बनाओ। मतलब कुल मिला के बात यह कि उसने इतनी रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे वीडियो बनाना पड़ गया। तो ये है वो 3 बातें जो निश्चित ही आपको अंग्रेजी लिखना सिखा देंगी। और हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, कुछ ही फेंक दिया। ये पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, यानी मैंने हजारों स्टूडेंट्स के साथ ये प्रयोग किए और उन्होंने लिखना सीखा। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा, राइट डेली फॉर 3 मंथ्स, मतलब आपको डेली 3 महीने तक कुछ ना कुछ लिखना है। अगला बिंदु बहुत मजेदार है, क्योंकि आपको दिक्कत आती है, आप अटक जाते हो, आप गलत लिखते हो। ऐसी स्थिति में ये टिप आपको हेल्प देगा, एक रिलैक्स देने वाली टिप। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, यानी आपको रिलैक्स मिलेगा। हाँ यार, सर ने कुछ ऐसा बताया, मैं ये करूंगा तो मुझे हेल्प मिलेगी। और तीसरा है, यदि आपको अंग्रेजी लिखना सीखना है तो सारी ग्रामर नहीं, कुछ जरूरी ग्रामर आपको सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी। तो वो टॉपिक्स का नाम मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बिंदु पे चर्चा करता हूं, राइट डेली फॉर 3 मंथ्स। देखिए, हमारे दिमाग का मैकेनिज्म ऐसा है कि जो चीज हम सीखना चाहते हैं ना, वो चीज हमको करके देखनी पड़ेगी। माना आपको स्विमिंग सीखनी है, आपको तैरना सीखना है, और यहां पे बैठ के मैं आपको तैरना सिखाऊं, देखो ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे पैर चलाना, ये करना, वो करना, क्या आप सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। यदि आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको तालाब में, पूल में उतरना पड़ेगा और हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। दूसरी बात, क्या एक दिन में सीख जाओगे? नहीं सीखोगे ना। आपको डेली जाना पड़ेगा, डेली मशक्कत करनी पड़ेगी, तो ही आप सीखोगे। तो हमारा दिमाग ये कहता है, ये मेरी थ्योरी है, माना हमारा ये माइंड है, ठीक है, इस माइंड में ये वाला पार्ट ये राइटिंग करवाता है, मतलब हम लिखवाता है। मतलब जो लोग इंग्लिश लिखना जानते हैं ना, उनका ये स्ट्रांग है, डेवलप है, मतलब ये सशक्त है, ये परफेक्ट है जो लिखवा देता है। अब आपका ये परफेक्ट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, इसी वजह से आप नहीं लिख पाते हो। तो पहले आपको इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, और इसको स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है, आपको राइट लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, ये कोई व्यक्ति है जो बोलना चाहता है, स्पोकन चाहता है, ठीक है, तो उसको स्पीक बोलना ही पड़ेगा, तो वो बोलना सीखेगा। अब वो इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, इस पे कितने लेक्चर सुन ले। इंग्लिश लिखना कैसे सीखे, कितने लेक्चर सुन ले, कितने वीडियो देख ले, कुछ नहीं हो सकता। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। साइकिल चलानी सीखनी है तो साइकिल में बैठना पड़ेगा, पेडल मारने पड़ेंगे, और साइकिल गिरेगी, थोड़ी बहुत चोट भी लगेगी, वो भी सहन करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है, आप जो भी सीखना चाहते हो वो आपको करना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम है, आपको राइटिंग नहीं आती, तो आपको रोजाना लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 महीने, अधिकतम 6 महीने। अब दूसरा सवाल आता है, क्या लिखें? तो देखिए, आज ही अभी तो नहीं, वीडियो पूरे करने के बाद बाजार जाना और एक मोटी सी डायरी लाना, एक अच्छा सा पेन लाना, और कसम खाना कि 3 महीने तक मैं रोजाना कम से कम
आपको 2 पेज लिखने हैं। अब क्या लिखना है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी डेली लाइफ लिख सकते हो, आप अपने पास्ट के इंसिडेंट, पास्ट में आपके साथ जो हुआ वो लिख सकते हो, फ्यूचर की प्लानिंग लिख सकते हो, मतलब आपके साथ जो हो रहा है वो लिख सकते हो, या फिर किसी टॉपिक पे, जैसे हमारे देश के बारे में कुछ लिख लो, जैसे भ्रष्टाचार पे कुछ लिख लो, जैसे ये रूम है इस पे कुछ लिख लो। तो ऐसे आइडियाज, मतलब जो भी आपके साथ चल रहा है, जो भी आइडियाज है जो हिंदी में आते हैं, उनको इंग्लिश में लिखना शुरू कर दो। अब आप कहोगे वाह सर बेवकूफ बना रहे हो, हमसे लिखना नहीं आता। तो भाई आपको रोक कौन रहा है? अरे ABCD तो आती है, कुछ तो आता है, छोटे मोटे सेंटेंस तो आते हैं, उन्हीं के माध्यम से उन्हीं को लिख करके एक लिखने की शुरुआत कर दो। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है, जो देखो मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा, तो एक तो आपको ये जरूर करना है, मतलब कुछ ही भूल जाना, पर इस टिप को मत भूलना कि आपको रोजाना लिखना पड़ेगा 2 पेज। इसको मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा, अनुभव से बता रहा हूं, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, देखिए अपने मुंह की बड़ाई करूं, मैं इतना अच्छा टीचर कैसे बना? तो मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, तो वहां पे क्या, जैसे कोई लेसन है, कोई चैप्टर है, वो मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद मोस्ट ऑफ टीचर आज भी क्या करते हैं, जब उसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना, तो या तो घर से रट के लाएंगे या फिर लिख के लाएंगे और चुपचाप खड़े होकर बोर्ड के पास ऐसे देखेंगे, लिखेंगे। या फिर बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि ठीक है सामने लिख लिया, रखी है गाइड वगैरह जो भी, और उसमें से देख देख के लिख रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूं, मैंने आज तक कोई भी आंसर किसी गाइड में से नहीं लिया, चैप्टर पढ़ा दिया और फिर मैं खुद ही बना करके मेरी लैंग्वेज में आंसर लिखता था। तो इसकी वजह से मेरा राइटिंग स्किल डेवलप हो गया। और दूसरी सबसे खास बात, बहुत सालों से मैं डायरी लिखता हूं। पहले हिंदी में लिखता था, लेकिन बाद में कई साल पहले अचानक से मैंने सोचा यार इंग्लिश के टीचर है, इंग्लिश में लिखेंगे, तो मैं तब से इंग्लिश में लिखता आ रहा हूं। इसलिए मेरी राइटिंग डेवलप हो गई, स्ट्रांग हो गई, और वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आप भी आज से अभी से बस लिखना शुरू कर दो। रही बात मिस्टेक्स की, तो ध्यान रखना, क्या आप पहले दिन ही साइकिल चलाना सीख गए थे? क्या आप पहले दिन ही स्विमिंग सीख जाओगे? गलतियां करोगे, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से अगर आप शुरू ही नहीं हुए तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो आपको चलना होगा। गलतियों की गारंटी मेरी है, मुझ पर छोड़ दो। ये माना कि महेश गुरुजी ने कहा है गलती होने दो, लेकिन आपको तो करना है। अच्छा, अब दूसरी सबसे मेन बात, एक बात तो इसको मत भूलना कि आपको डेली लिखना है, 3 महीने तक कम से कम 2 पेज लिखना ही है। दूसरी एक बात आपको बताऊं, देखो स्किल कैसे आती है। माना आपने पहले दिन या दूसरे दिन कभी भी कोई भी 2 पेज लिखे, ठीक है, 2 पेज आपने भर दिए। अब ऐसा करके देखना, एक दिन मेरे कहने से, एक दिन क्या, डेली यही करना। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इनको दोबारा से लिखना, इनको ही, यानी आपने 2 पेज में जो भी चीज लिखी, कोई कहानी लिखी, स्टोरी लिखी, अपनी लाइफ लिखी, कुछ भी लिखी, कोई इंसिडेंट लिखी, उसी को दोबारा से लिखना। मतलब ऐसे मत लिखना कि दोबारा से उतार दिया ना, अपने मन से ही दोबारा से लिखना। तो निश्चित ही आप देखोगे कि जो दूसरी बार आप लिखोगे ना, सेकंड टाइम में, वो बेहतर होगा, उसमें गलतियां कम होंगी। ऐसा ही होता है जब हम बार बार कोई चीज करते हैं ना। तो अब एक बार बताओ, क्या लिखने का ठेका मेरे नाम से छूटा है? सिर्फ उन राइटर्स के नाम से छूटा है जिन्होंने इतनी सारी मतलब पोएम्स लिख दी, स्टोरीज लिख दी, नॉवेल्स लिख दिए, आर्टिकल्स लिख दिए, बस उनके पास ठेका है क्या? मतलब ईश्वर ने कहा था कि यही व्यक्ति लिखेगा, क्या तुम नहीं लिख सकते? क्या तुम में उसमें क्या अंतर है? सेम माइंड है यार। कहने का मतलब उन्होंने लिखा 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 और वो परफेक्ट हो गए, वो और बेहतर हो गए, और तुम सिर्फ आज यहीं पे खड़े हो कि मुझे लिखना नहीं आता। आपकी छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे लिखना नहीं आता, मुझसे गलतियां होती है, मैं नहीं लिखूंगा। अरे कम से कम 3 महीने तो लिख, एक आध डायरी तो भर यार, फिर देख। मतलब तुम आज से ही, मतलब आज से कैसे अनुमान लगा सकते हो 3 महीने बाद क्या होगा? तुम बिलीव तो करो। आज तुम चलोगे, 1 महीना गुजर गया, 1 महीने बाद तुमको खुद को लगेगा यार 1 महीने पहले जो गलतियां कर रहा था ना, अब नहीं कर रहा हूं। अब देखो, सिर्फ इससे तो कुछ होगा नहीं, ये भी चीज काम करेगी, ये भी चीज काम करेगी। इनको बताऊंगा तो यहां पे जो गलतियां हो रही है ना, वो कम होंगी, यानी उनमें आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए यदि तुम्हें लिखना सीखना है तो रोजाना लिखना होगा। हाँ, मुझे एक बात और याद आई, देखो अभी जो ये करण कुमार जो है ना, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही एक लड़की थी, ऐसे ही उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो वेस्ट बंगाल से है, उसका नाम है आरफी खातून, ठीक है। तो उसकी सेम प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसको मैंने यही सारी चीजें बताई, ऐसे ही कॉल पे बता दी। अब इसके बाद उसको मैंने ये बताया कि तुझे ये करना है, तो पता है कितनी अच्छी बात है, मतलब मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है ये बोलते हुए। वो लड़की 60-70% तक लिखना सीख गई है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने उसको बोला ना, उसी दिन से उसने डायरी लाई और लिखना शुरू कर दिया। और कभी कभी मुझे व्हाट्सएप पे, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है कोर्स की जानकारी के लिए, उसमें कभी कभी वो आर्टिकल भेज देती है, और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं चेक कर लेता हूं। तो मैंने उसके 3 महीने पहले, मतलब 2-3 महीने हो गए होंगे साथ, पहले के आर्टिकल देखे और बीच बीच में चेक करता रहता हूं। वास्तव में बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत इंप्रूवमेंट है। अब वो क्यों सीख रही है? क्योंकि उसने बात को मान लिया।
और हम क्या करते हैं, ये वीडियो देखा, ये देखा, बस रोना रोता रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। अरे भैया करना पड़ेगा। अब दूसरे बिंदु पे आते हैं, एक रिलैक्स देने वाली टिप, क्योंकि तुम्हारा ध्यान यही है, क्योंकि तुमको तो रिलैक्स चाहिए ना, मतलब कुछ ना करें और रिलैक्स मिल जाए। लेकिन हाँ, यहां पे मैं आपको रिलैक्स दूंगा। देखिए रिलैक्स की बात यह है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम पहले दिन से ही परफेक्ट लिख दोगे। अगर परफेक्ट लिखने वाले होते तो वीडियो नहीं देखते। तुम अटकते हो, तुमसे गलतियां होती हैं। तो देखो उसके लिए मैं आपको एक ही बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसके कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये कोई मैथ नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है कि इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है जो हमको आपस में कनेक्ट करती है। इसके माध्यम से हम हमारे आइडियाज को, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी को शेयर करते हैं, मतलब बातों को इधर से उधर कहते हैं। और कितनी सारी रीजनल लैंग्वेज हैं, क्षेत्रीय भाषाएं है ना, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। सब क्या करती हैं, आपस में बातों को, मतलब हमको कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती हैं। अब एक बात बताइए, क्या एक बात को एक ही तरह से कहा जा सकता है? जैसे माना तुम कोई सेंटेंस लिख रहे हो, अपनी डायरी में कुछ भी लिख रहे हो, जैसे तुम ये लिख रहे हो कि मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूं, अंग्रेजी नहीं लिख पाता हूं। आप ये सेंटेंस की इंग्लिश लिख रहे हो, आपके दिमाग में थॉट तो आ गया, बात इसी पे चल रही है। तो अब देखो, अब तुम कहोगे मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मेरी की अंग्रेजी क्या होती है, सबसे की क्या होती है, बड़ी की क्या होती है, समस्या की क्या होती है, की क्या होती है, कि मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूं। मतलब आप एक एक वर्ड को टटोलोगे। अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अब तुम्हारी भी नहीं है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे टीचर्स का दोष है। बचपन में जब तुम्हारी कॉपी चेक करते थे ना, तो उनका आंसर, मतलब वो अक्षरश देखते थे कि इस वर्ड की यही मीनिंग चाहिए, यही स्पेलिंग चाहिए, या ये जो लाइन है ना इसका ट्रांसलेशन बस यही होगा, दूसरा नहीं होगा। तो तुम्हारे मन में बचपन से वो डर बैठ गया कि कोई भी लाइन है ना उसका बस एक ही अर्थ होता है, मतलब उसकी एक ही ट्रांसलेशन होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं, धड़ल्ले से कह रहा हूं, और कोई भी अच्छा व्यक्ति इस बात को कह देगा कि उस बात को कई तरह से कहा जा सकता है। चलो इसी पे प्रयोग करते हैं। देखो लाइन ये थी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, अच्छा कमजोरी, अभी क्या बोला सर मैंने, समस्या बोला, हाँ फिर तुम फंस जाओगे। पर मैं कमजोरी लिखूं ना यार, क्या मतलब है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये लाइन है, अब तुम्हें इसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो तुम्हारा डर, देखो रिलैक्स देने वाली टिप इसीलिए है कि इसी बात को मैं 4 तरह से बता दूंगा। इसकी अंग्रेजी 4 तरह से बनाई जा सकती है। ध्यान रखना, मतलब शब्दों पे मत जाओ, सेंस पे जाओ। जो सेंटेंस आपके सामने है ना, उसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि आप अंग्रेजी नहीं लिख पाते हो, आप नहीं लिख सकते हो, ये आपकी समस्या है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी चिंता है, आपकी परेशानी है। तो देखो इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, माई, मतलब इससे मिलती जुलती, सेम ले लेते हैं, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब तुम कहोगे, अब देखो यहां पे क्या लिख रहा है, कमजोरी, यहां पे क्या लिख दिया, प्रॉब्लम। क्या दिक्कत आ गई? तुम कमजोरी के लिए डिक्शनरी में जाओगे, कमजोरी की क्या होती है, कमजोर की मिल जाएगी वीक, फिर कमजोरी की वीकनेस। अरे यार बड़ी प्रॉब्लम है, अरे क्या है, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, मेरी सबसे बड़ी समस्या है। अब देखो कि मैं, अब की दैट, अब तुम दैट लगाओगे, क्यों लगा रहे हो? और तरह से, जैसे आप लिखो इज नॉट टू राइट इन इंग्लिश, ऐसा लिख दो। तो माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट टू राइट इन इंग्लिश। इसका सेंस इसमें आ गया, ये है कि अब तुम कहोगे सकता है, लिख सकता है, तो कैन राइट, वो नहीं आया। अरे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप सेम टू सेम लेना चाहो तो ये लिख दो, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट राइट इन इंग्लिश, दैट आई कैन नॉट राइट। चलो उसको भी लिख ले लो, यहीं से ले लो, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट राइट इन इंग्लिश। इसका सेंस इसमें इन दोनों में आ रहा है। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूं, एट इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग में। लोग इतनी रामायण करने की जरूरत क्या है? आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूं, एट, मतलब किसी चीज में अच्छा या खराब होने पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये आपको बेसिक ग्रामर सिखाएगी, जरूरी ग्रामर। ठीक है, और हाँ अगर तुमसे गलती हो जाए ना, इन लिख दो, कोई बात नहीं। शुरू में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती है, लेकिन लिखते लिखते बहुत बाद में आप थोड़ी बहुत ग्रामर भी पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा यार क्या क्या गलती कर रहा हूं। जैसे प्रीपोजिशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई खराब अच्छा होने में एट आता है, लेकिन यहाँ पे इन भी कोई खराब नहीं लग रहा। आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश राइटिंग, मतलब एट तो जिसने, मतलब जो ग्रामर का प्रकांड पंडित है ना वही सही लगाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ 70% लोग इन लगा देंगे और वो सही माना जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, आई फेस प्रॉब्लम, फेस होता है सामना करना, आई फेस प्रॉब्लम, मैं समस्या का सामना करता हूं,
ड्यूरिंग होता है दौरान, ड्यूरिंग इंग्लिश राइटिंग। तो इंग्लिश राइटिंग के दौरान मैं समस्या का सामना करता हूं। और तुम ऐसे लिख दो ना, माई इंग्लिश राइटिंग इज वीक, माई इंग्लिश राइटिंग इज वीक, कमजोर है या फिर जीरो है। या फिर आप ऐसे लिख दो ना, आई डोंट नो इंग्लिश राइटिंग, मैं अंग्रेजी लिखना नहीं जानता हूं। मतलब सेंस वही आना चाहिए। आप घुमा फिरा के यही तो करोगे, आपको अंग्रेजी लिखना नहीं आता तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। तो जहां पे तुम अटके थे वहां पर इस टिप ने तो आपको रिलैक्स दिया। और ये टिप क्या कहती है कि एक ही बात को कई तरह से कहा जा सकता है। देखिए एक प्रयोग करते हैं। एक स्टोरी है कोई छोटी सी, मतलब 1-2 पेज की स्टोरी होगी। अब उस स्टोरी का जो सेंस है ना, उसको आप 10 राइटर को दे दो, 10 व्यक्तियों को दे दो कि भाई इस स्टोरी को अपने शब्दों में कह के बताओ, मतलब अपने शब्दों में लिखो इसमें क्या था। तो सारी बातें वही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना लाइनें सबकी अलग अलग होंगी, वर्ड अलग अलग होंगे, सेंस वही होगा और लाइनें अलग होंगी। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं जाती है? यही चीज है जो आपको रिलैक्स देगी, जो आपको मतलब ये कहेगी यार मैं भी लिख सकता हूं। क्यों? सर ने कहा है। अरे सर नहीं, मैं एक सार्वभौमिक सत्य बता रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो बुरा मत मानना, कोई टीचर इसको देख रहा हो, तो वो जो टीचर होते हैं ना, जो छोटी क्लासों को पढ़ाते हैं, उनको उनके टीचर ने उनको ऐसे ही पढ़ाया और कूट कूट के बात भर दी कि नहीं ये सही है, इसके अलावा सब गलत है। बस यहां से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसलिए आपने कमेंट किया, इसलिए आप डरते हो, आपके दिमाग में डर बैठा दिया कि यही सही है और सब गलत है। नहीं, सब सही है यार। मतलब मेरा कहने का मतलब जोश में आ गया कि आप एक बात को कई तरह से लिख सकते हो। अब देखो ये चीजें मैंने की ना, ये सॉफ्टवेयर तुम्हारे दिमाग में भी है, बट तुमने कभी काम ही नहीं लिया। तुम तो एक जगह अटके हुए हो ना कि नहीं मैं तो गलत लिखूंगा, मुझे नहीं आता है, मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती। अरे किसी भी वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। कमजोरी को मैंने यहाँ पे देखो प्रॉब्लम लिख दिया, वीक लिख दिया, ठीक है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ जाए, मतलब मिलता जुलता। अब धीरे धीरे देखो क्या होगा, आज लिख रहे हो हल्के वर्ड आएंगे, लिखते 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 अच्छे अच्छे वर्ड भी आने लग जाएंगे। क्यों? आप साथ साथ पढ़ोगे भी तो सही ना। और हाँ एक काम और करना, मैं भूल गया इसका पॉइंट था वो, आपने कोई छोटी सी स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी को पढ़ करके उसकी समरी, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई लेख पढ़ा, कुछ ही पढ़ा, या आपने खुद ने लिखा, उसकी समरी मतलब उसका सारांश अपने शब्दों में लिखो। ये राइटिंग की सबसे बड़ी टेक्निक है कि जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं ना, तब वास्तव में हम राइटिंग करते हैं, तब हम वास्तव में लिखना सीखते हैं। क्यों? उसमें हमारे वर्ड, हमारे सेंटेंस, हमारा फ्लो निकलता है, हमारा अरेंजमेंट होता है। वहां पे हम मिस्टेक्स करते हैं और गलती करना जरूरी है। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पे, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूं, देखो इसको मिटा दूं, मेरे दिमाग में अब ये भी आया, ये तो बड़ी सी लाइन थी, इसमें टाइम लगा। अब दो एक बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। देखो जैसे चौक का है, देखो मुझे खाना है, बहुत छोटा सा लिया मैंने, मुझे खाना है। तो देखो आई एम टू ईट, ये एक स्ट्रक्चर बनता है कोई काम करने को, आई एम टू ईट। आप इस बात को ऐसे भी तो कर सकते हो, आई हैव टू ईट, मतलब यार खाना है, थोड़ा सा फोर्सफुल। आई हैव टू फीड मतलब ऑब्लिगेशन है। आप ऐसे भी कह सकते हो आई वांट टू ईट। अब देखो तीन अलग अलग है। मुझे खाना है के लिए आई एम टू ईट भी राइट है, आई हैव टू आई हैव टू ईट, मैंने फूड लिख दिया, आई हैव टू ईट भी करेक्ट है, आई वांट टू ईट भी है। या फिर ऐसा कह दो ना, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। क्यों? मैं भूखा हूं यार, मतलब मैं खाना चाहता हूं, मुझे खाना है, और मुझे मैं खाने को हूं और मुझे कुछ खाने को दे दो। अब भी बात है, सेंस ही आना चाहिए कि आपको खाना है। या फिर आप ऐसे कह दो ना, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, अब भी वही सेंस है। सेंस पे चलो। जो स्टूडेंट इस वीडियो को, कितने लोग देख रहे होंगे, अब पता नहीं वीडियो कहां तक पहुंचेगी, क्या होगा, लेकिन जितने लोग भी देखेंगे उनमें से जो इस बात को पकड़ जाएगा, ये सीक्रेट है कि हमें सेंस में जाना है। मतलब जो भी लाइन है, जो विचार है, जो आइडिया ना, उसके पीछे का सेंस क्या है, उस सेंस के लिए उचित वर्ड ले आओ, उचित ग्रामर ले आओ। हाँ ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ग्रामर, अब चलो ग्रामर वाले पॉइंट पे आते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूं। और लो अंग्रेजी राइटिंग, अंग्रेजी लिखना सीखने के लिए जो जरूरी ग्रामर है, टॉपिक है, वो सारे के सारे मैंने एक साथ लिख दिए। काफी टाइम लगता है, वैसे वीडियो लॉन्ग हो गया। देखिए सबसे जरूरी चीज है सेंटेंस को समझना। सेंटेंस है क्या चीज, एक सेंटेंस कैसे बनता है, उसके एलिमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। उसमें एक सब्जेक्ट पाया जाता है, उसके बाद एक वर्ब पाई जाती है, ये तो कंपलसरी है। उसके अलावा उसमें ऑब्जेक्ट पाए जा सकते हैं, उसमें एडवर्बियल्स पाए जा सकते हैं, कंप्लीमेंट्स पाए जा सकते हैं। अब जो चीजें मैंने बताई ये क्या होती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। और हाँ
ये आपको डिटेल में बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। देखिए, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि सर आप सरल पढ़ाते हो, हमें समझ में आता है, और आपके द्वारा पढ़ाई गई पूरी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए। यूट्यूब पे भी है लेकिन बिखरी पड़ी है। तो जो लोग हमारे द्वारा पढ़ाई गई ग्रामर को सीक्वेंस में चाहते हैं, डिटेल में चाहते हैं विद पीडीएफ नोट्स, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में बेसिक टू एडवांस सीक्वेंस में डाला है विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप वीडियोस देख सकते हो और पीडीएफ में पढ़ भी सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप जब चाहे तब उनको देख सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर यूट्यूब का ही कंटेंट है क्या? ऐसा नहीं, मैं बेईमान आदमी नहीं हूं, मैं 100% ईमानदार आदमी हूं। सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है डिटेल में। तो आप चाहें, एक्स्ट्रा मेहनत लगी है तो उसको परचेज कर सकते हैं, थोड़ी फीस है। परचेज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, पूरी दम लगा देता हूं। आप देख रहे हो ना, दिल से बोलता हूं, इसलिए तो कॉन्फिडेंस है कि आप सीखोगे। बस मान लेना यार, रोजाना लिखना 3 महीने को ज्यादा दिन होते हैं क्या? 3 महीने कर सकते हैं हम यार। मतलब जैसे आपकी 2-3 डायरी भर जाएंगी, उसके बाद पहला वाला पेज देखना और लास्ट वाला पेज देखना 3 महीने बाद, आपको खुद को लग जाएगा ये क्या चमत्कार हो गया, मैं सीख गया। ऐसा होता है। हाँ, तो देखिए, आपको सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसमें क्या एलिमेंट होते हैं, उनको थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना। आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी नहीं है, बस आपको तो लिखना सीखना है, ठीक है? तो थोड़े बेसिक नॉलेज वैसे ही ले लेना, जैसे पढ़ते हैं ना वैसे ही, बिना किसी प्रेशर के। सेंटेंस के टाइप्स को जानना बहुत जरूरी है, सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं। क्यों? आप जब लिखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस लिखोगे, उसमें कभी कभी नेगेटिव भी आ जाएगा, कभी क्वेश्चन भी आ जाएगा, कभी इंपरेटिव मतलब कोई आदेश देने वाला वाक्य भी आ जाएगा, कभी एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव ये भी आ जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस सिंपल हो सकता है, मतलब छोटा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। कंपाउंड सेंटेंस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे लंबी रामायण जा रही है, लेकिन एक बार आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो भी तुम राइट करोगे ना, उसमें उस तरह के सेंटेंस दिखेंगे। और जब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगी कि जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, तो फिर आप नहीं सीख सकते। मतलब सीख तो जाओगे, पर आपको थोड़ी सी नॉलेज बेसिक जरूरी है। तो सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ लेना। अब सेंटेंस के अंदर ही क्लॉजेज और फ्रेजेज आते हैं, इनको भी समझना जरूरी है। क्योंकि देखो, सेंटेंस पूरी इंग्लिश कितनी बार बोलूं, शायद 50 बार बोल रहा हूं बात। पूरी इंग्लिश सीखने का निष्कर्ष सेंटेंस पे आता है। हम लिखेंगे तो एक सेंटेंस, दिमाग में आएगा तो एक सेंटेंस, बोलेंगे तो एक सेंटेंस, पढ़ेंगे तो एक सेंटेंस। तो सेंटेंस पे पूरी ग्रामर टिकी हुई है, इसलिए सेंटेंस की थ्योरी को समझ लेना। सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस में पाए जाने वाले क्लॉजेज फ्रेजेज क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं पढ़ाने नहीं वाला, सजेस्ट कर रहा हूँ। टेंसेज सबसे जरूरी चीज है, ध्यान रखना। टेंस मतलब सबसे बेसिक चीज है। आप जो सेंटेंस लिख रहे हो ना, उसमें और गलतियां माफ हो सकती है, लेकिन टेंस की गलती माफ नहीं होगी। आप जो कहना चाह रहे हो ना, देखो, माई प्रॉब्लम वाज, मेरी समस्या, यहां पे वाज लगा दिया, दैट आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मेरी समस्या थी मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूं, मेरी समस्या थी मैं अंग्रेजी, मतलब समस्या पहले थी अब नहीं लिख सकता हूं। कितनी बड़ी गलती है। तो ये टेंस की गलती है, यहाँ पे इज आएगा, या फिर यहाँ पे इज लिख दिया, यहाँ पे कुड कर रहे हो कि मेरी सबसे बड़ी समस्या है मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता था, ये भी गलत है। तो टेंस पे कमांड रखो। आप जो बात कर रहे हो ना, जो जानकारी है, भाई सेंटेंस क्या एक इन्फॉर्मेशन है, उसमें टेंस क्या है, समय क्या है, मतलब जो आपने लिखा वो चीज, वो घटना प्रेजेंट की है, पास्ट की, फ्यूचर की है। तो टेंस पे कमांड होना जरूरी है। तो टेंस 12 है, पढ़ लेना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। टेंस पढ़ने के बाद आपके सेंटेंस के सही होने की क्षमता, संभावना 70% हो जाती है। क्योंकि मिस्टेक बहुत तरह की है, टेंस की मिस्टेक बहुत बुरी लगती है, मतलब वो हजम नहीं होती, वो अटपटी सी लगती है। वहां पे आपकी राइटिंग स्किल है ना, वो मतलब बहुत बहुत छोटी लगती है, बच्चों जैसी। मॉडल्स राइटिंग में काम में आते हैं, मतलब मॉडल्स का यूज होता ही यार। तो मैं जाना चाहिए, तुम ये कर रहे हो तो शुड का यूज होगा, मतलब, और उसको प्रेशरली कर रहे हो तो मस्ट का यूज होगा। क्षमता को दिखा रहे हो कैन का यूज होगा, पास्ट की क्षमता कुड का यूज होगा, संभावना की बात कर रहे हो मे का यूज होगा, रिक्वेस्ट कर रहे हो कुड का यूज हो सकता है, मे का हो सकता है, इस तरह से। सिंथेसिस बहुत शानदार टॉपिक है, इस पर मैंने टिक लगा दिया, 4 टिक लगा दिए, ठीक है, मतलब प्रेशर के साथ कर रहा हूं, इसे मान लो। कैसे? ये टॉपिक बहुत गजब का है। क्यों? छोटे छोटे 2-3 सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सेंटेंस कहना, सेंस वही रहेगा। और यार एक टॉपिक और भूल गया मैं, वो बहुत काम का था, ट्रांसफॉर्मेशन। पहले सिंथेसिस की बात कर लूं। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, छोटे मोटे 2-3 सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सेंटेंस बनाते हैं, उन सब का सेंस उसमें आ जाता है, बहुत काम का। और यहीं पे जाके हम सिंथेसिस जब करेंगे ना, सेंटेंस हमारा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो वो आप पढ़ लोगे और समझ लोगे। ये चीज राइटिंग में बहुत काम आती है। क्यों? जब तक हम छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं ना, हल्की बच्चों जैसी राइटिंग लगती है, लेकिन जब बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं ना, तो सिंथेसिस आपको बड़े बड़े सेंटेंस लिखना सिखाएगा। ये टॉपिक बहुत काम का है।
पैसिव वॉइस ठीक है, हाँ कोई कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट पे फोकस, इतना कोई दमदार नहीं है, इतना हल्ला मच रहा है। पैसिव वॉइस मतलब जब सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो, अब ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, उसको ज़्यादा महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें, तो पैसिव वॉइस होती है। जब हम राइटिंग करेंगे तो कुछ कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस के आ सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ लेना। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पे फिर से मैंने 4 डंडे लगा दिए, इस पे भी लगा दो, सेंटेंस पे और टेंस पे लगा दो। लो आपको ज़्यादा मोस्टली बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, मतलब आप जो बात कह रहे हो ना उसको एक अलग सेंटेंस पैटर्न में कहा जा सकता है। ये वही चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था ना कि इस बात को ऐसे कह लो, ऐसे कह लो, ऐसे कह लो, सेंस वही रहना चाहिए। यानी सेंटेंस का सेंस तो चेंज होगा नहीं, उस बात को एक अलग पैटर्न में कह देंगे। जैसे मैं कहूँ सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अब देखो सेंस चेंज करेंगे नहीं, इसको मैं नेगेटिव में कैसे बोलूँगा, सी इज़ नॉट अगली, अगली मतलब वह भद्दी नहीं है, क्रूप नहीं है, तो क्रूप नहीं है तो क्या है, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो इस टॉपिक में ये चीज सिखाई जाती है और इसी में जाके फिर हम दोबारा से एक ही बात को सिंपल सेंटेंस में कैसे कहें, कंपाउंड में कैसे कहें, कॉम्प्लेक्स में कैसे कहें, वही सिंथेसिस फिर से घूम जाएगा यहाँ पे, और ये सेंटेंस में भी घूमेगा जब टाइप में जाएंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। तो कहीं ना कहीं ग्रामर में ध्यान रखना। हाँ एक चीज, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, उनका भी यूज होता है, जैसे कि जीरन, पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक ग्रामर है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसको पढ़ने के बाद जो तुम डरते हो कि गलतियां क्यों होती हैं या मैं कैसे लिखूं, वो चीज़ आपको आ जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ की आवश्यकता और पड़ेगी, हालांकि वीडियो लॉन्ग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास वर्ड नहीं होंगे, मतलब वोकेबुलरी नहीं होगी, तो उसके लिए आपको रीडिंग भी करना चाहिए। मतलब देखो रीडिंग और राइटिंग दोनों जुड़ी हुई हैं। जो आप रीडिंग करोगे ना तो रीडिंग में 2 चीज़ होती है, एक तो सेंटेंस का पैटर्न ऑटोमेटिक दिमाग में चला जाएगा, जो लिखा हुआ है ना कि इसने ऐसे लिखा, और किसी टाइम पर हमने बार बार पढ़ा तो हमारा दिमाग खुद उसको बाहर फेंक देगा कि इसने ऐसे लिखा, मैंने भी ऐसे लिख दिया, मतलब बिना किसी इस ग्रामर को पढ़े हुए, ऐसा भी होता है। तो ध्यान रखना, रीड भी करो। रीडिंग करने से 2 चीज़ होंगी, सेंटेंस लिखने के स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक दिमाग में जाएंगे, हमारा दिमाग उनको ग्रैब करेगा, हमारे दिमाग में ऐसी क्षमता है, और दूसरी बात वोकेबुलरी बढ़ेगी, वर्ड्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। मैं समझता हूँ कि मैंने भाई मेरी पूरी दम लगा दी, ताकत लगा दी। अब मानते हो नहीं मानते हो तुम्हारी बात है। भला उस करण सिंह का, उसने बेचारे ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, सर प्लीज इस वीडियो को बना देना। मैंने कहा ऑलरेडी वीडियोज हैं, नहीं सर मेरे कहने से प्लीज इस वीडियो को बना देना। और देखो उसकी बाद में करुणा थी, मतलब उसकी बात दिल से निकली थी, तो मेरे दिल पे गई और मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं दिल से निकली हुई बात दिल तक जाती है। इसके अलावा इतनी आपके साथ इतनी मेहनत की है, मैं हर वीडियो में कहता हूं, जिसमें भी मतलब इतना मैं जोश में आ जाता हूं कि भैया जिसने भी मतलब वीडियो को यहां तक देखा हो, जो यहां तक टिका है, वो कमेंट में जरूर लिख दे कि सर मैंने वीडियो को लास्ट तक देखा। और दूसरी बात, वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इससे आपको हेल्प मिलेगी? हेल्प तो मिलेगी यार, करके देखना, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। बहुत दम है इस वीडियो में, बहुत नॉलेज भर दी मैंने, मतलब अगर आपका और फिर लोगों का भी भला हो, अच्छी बात है। देखो हमारा भला कब होता है, जब हम लोगों का भला करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस पे भी मैं कभी आपको बताऊंगा, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत रहस्य की बात है। कब? जब हम दूसरा का भला करते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिक ही हो जाता है। और तीसरी बात, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, ठीक है। आप चाहो तो इनको नोट कर लो, हाँ इन टॉपिक्स के नाम तो आप लिख ही लो, और खंगालना देखना यूट्यूब पे कहीं भी। आप चाहो तो हमारा कोर्स भी ले सकते हो, फोर्स नहीं कर रहा, आपकी मन की मर्जी की बात है, ठीक है। ओके बाय।